नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 27 अक्टूबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के संदर्भ में, यानी इसे एनपीआर कहा जाता है, यह लगातार चर्चा में बना रहता है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार को महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा देश के सामान्य निवासियों के रजिस्टर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। यह कथन एकदम सत्य है और यह जो है 2010 में इसे शुरू किया गया था, 1955 के नागरिकता अधिनियम के 2003 संशोधन के तहत। तो इस तरह से यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में वर्णित सामान्य निवासी वह व्यक्ति है जो कम से कम 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक किसी एक क्षेत्र का निवासी रहा है, या जो 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक किसी एक क्षेत्र में निवास करने का इरादा रखता है। तो यहाँ पर यह कथन पूरी तरह से सत्य था, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 वर्ष लिख गया। यहीं पर अगर 6 माह होता तो यह कथन एकदम सत्य था। तो इस तरह से भी आप लोग प्रश्न को सॉल्व करते समय यह जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यह सेंटेंस पूरी तरह से अगर आपने पढ़ा होगा 6 माह को लेकर के, तो आपके दिमाग में आया होगा। यहाँ पर शायद 1 वर्ष आपने पढ़ा ही नहीं होगा और सही कर दिया। तो ये इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। तीसरा कथन है, नागरिक पंजीकरण के महारजिस्ट्रार आधिकारिक राजपत्र में गणना की अवधि के संबंध में अधिसूचना प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः आंसर 1 और 3 होगा। यानी कौन सा सही है? तो 1 और 3, अतः आंसर सी होगा। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्या होता है? एनपीआर यानी जैसे कि हमारे देश के नागरिकों के लिए एक यह रजिस्टर है, जिसमें नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत, यानी इसके तहत क्या है, उपजिला, जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर देश के नागरिकों का पूरा डाटा इकट्ठा किया जाता है। तो इसमें कि प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए यह अनिवार्य है। तो इस तरह से यह 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। एनपीआर के तहत एक निवासी वह व्यक्ति है जो केवल 6 महीने या उससे अधिक समय से उस स्थानीय क्षेत्र में रहता है, या फिर उससे अगले 6 महीने या उससे अधिक समय तक उस क्षेत्र में रहना चाहता है। तो इस तरह से यह 1955 नागरिकता अधिनियम फिर 2003 में संशोधन किया गया था। तो उसके आधार पर यह मसौदा तैयार किया जाता है। तो सामान्य निवासियों का उद्देश्य क्या है? तो इसमें यही उद्देश्य है कि डाटाबेस को तैयार करना हर निवासी का, यानी निवासियों की जनसांख्यिकी सूचना और उनका बायोमेट्रिक विवरण बहुत ही आवश्यक है, जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ये सब आवश्यक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यक्ति का नाम, घर के मुखिया का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, लिंग, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता, इन सब की जानकारियां इसमें शामिल होंगी। और यह द हिंदू में आई हुई खबर है, अक्सर यह खबर आती रहती है। तो अपडेट किए गए एनपीआर फॉर्म में बने रहेंगे विवादित सवाल। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन के संदर्भ में यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन, जिसे प्रायः जीटीए कहा जाता है, के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग, तो यह दोनों पश्चिम बंगाल में क्षेत्र हैं। दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं, यहाँ का ग्रीन टी बहुत फेमस है, यहीं पर टाइगर हिल भी है। तो यह एक स्वायत्त जिला परिषद है। यह कथन एकदम सत्य है। तो गोरखालैंड प्रादेशिक शासन का गठन 2012 में दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद को
प्रतिस्थापित करने के लिए किया गया था। यह एकदम सत्य है कथन, क्योंकि 2011 में अधिनियम लाने के बाद 2012 में इसको किया गया था। तो गोरखालैंड, तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सत्य है। गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन का गठन केंद्र सरकार, राज्य सरकार और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के परिणाम। तो यहाँ पर अब कथन तीनों सही है, अतः आंसर डी होगा। अब थोड़ा सा द हिंदू में आई हुई खबर है, ममता फॉर परमानेंट सॉल्यूशन फॉर दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग में थोड़ा सा विवाद हो गया है। तो यह गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन क्या है? तो यह एक अर्ध स्वायत्त प्रशासनिक निकाय है जिसका गठन वेस्ट बंगाल, भारत के दार्जिलिंग पहाड़ियों के विकास हेतु किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, इस तरह से छोटे छोटे यह स्वायत्त परिषद हैं, उसमें से एक यह है गोरखालैंड। तो वर्तमान में इसमें 3 पहाड़ियां हैं जो दार्जिलिंग, कालिंपोंग और कुर्सियोंग और सिलीगुड़ी एमसी उपखंड पर प्रशासन देखता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दार्जिलिंग में ही है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मानचित्र में आप देखेंगे ना, ये दार्जिलिंग हो गया, यह कुर्सियांग हो गया, यह क्षेत्र पूरा। तो इस तरह से इसको अलग अलग बांट दिया गया है, तो यह ध्यान रखेंगे। और गोरखालैंड की जो है कई दशकों से यह भाषा से निर्मित हुआ है, कह सकते हैं नेपाली भाषी लोग इसमें शामिल हैं। गोरखालैंड की सबसे पहली मार्ग 1907 में ही मार्ले मिंटो सुधार पैनल को सौंपी गई थी, और फिर इस तरह से 2011 में एक विधेयक पारित करके विधानसभा द्वारा इसे बनाया गया, यानी 2012 से यह अस्तित्व में आया। अब बढ़ते हैं, भारत में भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसको गलत का चयन करना है। तो राजभाषा भारतीय राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित एक त्रैमासिक पत्रिका है और प्रौद्योगिकी, सूचना, साहित्य आदि के क्षेत्र में हिंदी लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। यह कथन एकदम सत्य है। तो यहाँ पर गलत को ढूंढना है। यह त्रैमासिक पत्रिका है, यह निःशुल्क वितरित की जाती है। दूसरा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसी भी भाषा को शामिल करने के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं है, यह भी कथन सत्य है। और तीसरा कथन है, यानी यह भी गलत नहीं है, वर्ष 2018 से संसद सदस्य 24 घंटे पूर्व सूचना देकर 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, यह भी कथन सही है। तो इस तरह से कह रहा है कि गलत का चयन कीजिए, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी आंसर डी होगा। तो यह इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। 2 new member of राज्य सभा took their oath on Tuesday, यानी ओथ मतलब शपथ लिया, तो इन देयर रिस्पेक्टिव मदर टंग, यानी उन्होंने मातृभाषा में अपनी जो है उन्होंने शपथ लिया। तो जैसे टीएमसी की सुष्मिता देव, उन्होंने बंगाली भाषा में, बीजेपी के एस सेल्वा गणपति टुक इन तमिल, यानी तमिल भाषा में उन्होंने शपथ लिया। तो उसी से आधारित इस प्रश्न को लिया गया है। तो राजभाषा भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार तथा प्रोत्साहन को समर्पित एक त्रैमासिक पत्रिका है, और इसका प्रथम अंक 1978 में आया था। और यह पत्रिका न केवल उस दायित्व का निर्वहन करती है, वरन संपूर्ण संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों आदि में हिंदी संबंधी गतिविधियों के बृहद प्रचार हेतु एक औपचारिक मंच प्रदान करती है, और यह निःशुल्क वितरित किया जाता है। किसी भी भाषा को शामिल करने के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं है, क्योंकि बोलियों और भाषाओं का विकास सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक घटनाक्रमों से प्रभावित होकर सतत प्रकृति का होता है। इसलिए भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए कोई मानदंड निर्धारित करना कठिन है। इस प्रकार मानदंड तैयार करने के लिए पाहवा 1996 में और सीताकांत महापात्रा 2003 में समितियों के माध्यम से किए 2 प्रयास निष्फल रहे थे। तो इसलिए यह जो है ध्यान रखेंगे, क्योंकि भाषा एक सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक रचना इस मायने में है जहां सभी भाषाएं, बोलियां, रूप मातृभाषाओं के तौर पर आरंभ होती हैं, लेकिन विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक कारणों से किसी भाषा का कोई एक रूप मानक रूप के तौर पर
विकसित होता है या उसका दर्जा हासिल कर लेता है। अतः भाषा को मानक रूप के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है ताकि संबंधित रूपों को बोलने वाले मानक रूप को बोलने वाला समझा जाए। और वर्ष 2018 से संसद सदस्य 24 घंटे पूर्व सूचना देकर 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चुनावी बॉन्ड बेचे जाते हैं भारत में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। यह कथन असत्य है। भारत में सभी अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा। यह भी गलत है। भारत में सभी अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा। यह भी गलत है। अतः भारतीय स्टेट बैंक की केवल कुछ नामित शाखाओं द्वारा। यह कथन एकदम सत्य है। अतः आंसर डी होगा। तो यह इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। 664 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स सोल्ड इन अक्टूबर, यानी अक्टूबर में 614 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बिके। तो चुनावी बॉन्ड होता क्या है? तो यह राजनीतिक दलों को चंदा एकत्र करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से चुनावी बॉन्ड की घोषणा की गई थी। इसे जो है भारत सरकार द्वारा 2018 में इसे शुरू किया गया था। इस बॉन्ड के माध्यम से आम आदमी को राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति या किसी संस्था को पैसे दान कर सकता है और इस बॉन्ड की न्यूनतम कीमत 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की होती है, जिसमें 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए के मूल्य उपलब्ध होते हैं और यह 2 जनवरी 2018 को यह अधिसूचित की गई थी। तो इसमें जो है जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के अंतर्गत पंजीकृत राजनीतिक पार्टियां जो पिछले आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में जनता का कम से कम 1% वोट जिन्हें मिला हो, उन्हीं को यह चुनावी बॉन्ड हासिल होता है। और चुनावी बॉन्ड पर बैंक द्वारा कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता और सरकार ने चुनावी बॉन्ड को जारी करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अधिकृत किया है। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग पूर्व वर्ष में आया हुआ प्रश्न है, 2019 में आया हुआ प्रश्न है। गुप्त काल के दौरान भारत में जबरन मजदूरी, इसको विस्टी कहा जाता था, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो लोगों द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक प्रकार का कर है, यह सही है एकदम से। यह राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, यह कथन सही है। अन्य 3 यहीं पर दिया है कि मध्य प्रदेश और गुप्त साम्राज्य के काठियावाड़ क्षेत्रों में पूरी तरह से अनुपस्थित था, यह गलत है, उपस्थित था। जबरन मजदूरी साप्ताहिक मजदूरी का हकदार था, यहाँ पर मजदूरी का हकदार नहीं था। मजदूर के एक बड़े बेटे को जबरन मजदूरी के रूप में भेजा गया था, ऐसा नहीं किसी को भी भेजा जा सकता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुप्त काल में विस्ट या जबरन मजदूरी राज्य की आय का एक स्रोत बन गया और लोगों द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर के रूप में इसे देखा गया और विस्ट को कर के बदले श्रम करना पड़ा, इसलिए वह साप्ताहिक मजदूरी का हकदार नहीं था। उसमें कह रहा था हकदार था, तो किसी को भी जबरन नहीं भेजा जा सकता, विशेष रूप से मजदूर के बड़े बेटे से तो नहीं। और जूनागढ़ शिलालेख में विस्टी को कर के रूप में उल्लेखित किया गया है, जो यह इंगित करता है कि इसे गुजरात और मालवा क्षेत्र से निकाला गया था। और फाहियान के अनुसार राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जो उपज का 1/6 भाग होता था। तो गांव में जो भी सरकारी अधिकारी रहता था उसे पशु अनाज आदि गांव के लोगों को ही देना पड़ता था। अब बढ़ते हैं आज के तथ्य की ओर। इसमें दिया हुआ है घुटने टेकना, ब्लैक लाइव्स मैटर। क्या है ये? बड़ा चर्चा में है इस समय। तो यह क्विंटन डी कॉक पुल्स आउट आफ्टर साउथ अफ्रीकन टीम इज टोल्ड टू टेक ए नी अगेंस्ट रेसिज्म। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं क्विंटन डी कॉक, उन्होंने घुटना टेकने से मना कर दिया है। तो ये है क्या? ब्लैक लाइव्स मैटर की शुरुआत 2013 में शुरू हुई थी, जब जॉर्ज फ्लॉयड की अमेरिकन पुलिस अधिकारियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद देश के सभी काले रंग के अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों ने यह आंदोलन शुरू किया था। तो ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप, लैटिन अमेरिका के साथ ब्रिटेन में भी लगभग 2013 से ही यह चल रहा है, क्योंकि यह सब देशों में गोरे और काले लोगों के बीच रंग भेद चलता रहता है। तो इस निर्मम अपराध को रोकने के लिए, विरोध करने के लिए ही काले लोगों द्वारा ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन का प्रारंभ किया गया, जो अभी वर्तमान में यह चल रहा है और यह कोरोना काल में फिर से एक्टिवेट हो गया। 2020 मई की घटना है, तो जिसमें जो है उसको मार दिया गया। तो इसमें जो घटना घटित हुई थी, तो वह जो
कह सकते हैं कि जो अफ्रीकन अमेरिकन व्यक्ति था, तो उसको 9 मिनट तक घुटने के नीचे उसकी गर्दन को दबाए रखा गया, जिसकी वजह से दम घुट कर के उसकी मृत्यु हो गई। तो यही कारण है कि यह विरोध प्रदर्शन टेक ए नी मुहिम चलाई गई है। तो इसी को देखते हुए आईसीसी वर्ल्ड कप का आयोजन दुबई में हो रहा है। तो 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का जब मैच हुआ था, तो पहले भारतीय टीम द्वारा ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन का समर्थन करते हुए सभी भारतीय खिलाड़ियों ने अपने घुटने टेक दिए। तो इस आंदोलन को टेक अ नी मुहिम नाम भी दिया गया है, लेकिन क्विंटन डी कॉक ने इस मुहिम में साथ देने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, किसी से जबरदस्ती जो है घुटना नहीं टिकवाना चाहिए। तो इसलिए वह और ऐसे में उनका कैरियर खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि पूरे विश्व के क्रिकेटर्स इसका जो है काफ़ी विरोध हो रहा है यहाँ पर। तो अतः लोगों का यही कहना है कि गोरे काले रंग भेद की वजह से पुलिस अधिकारियों ने ऐसा किया और यह सदियों से होता आया है। अब भी अधिकारी ऐसा ही करते हैं। तो इसी विरोध के प्रदर्शन चलते सोशल मीडिया पर ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन चल रहा है। तो आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।